हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों वर्ण विचार। ओके, आज हम वर्ण के बारे में बात करेंगे। बच्चों, वर्ण जो होते हैं वो हमारे जो शब्द भंडार होता है या फिर हमारी वर्णमाला जो भी होती है वो हमारी सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, आइए इसके बारे में और अच्छे से पढ़ लेते हैं। मनुष्य के बोलने और बातचीत करते समय मुख से जो ध्वनियां निकलती हैं, आप समझ पा रहे हैं। मनुष्य के बोलते समय या फिर बातचीत करते समय जो मुंह से ध्वनियां निकलती हैं उनके निश्चित अर्थ होते हैं। जो भी मनुष्य बात करता है, जो भी व्यक्ति बात करते हैं, उनके बोलने की एक निश्चित अर्थ निकलता है उनके बात करने का। बादलों के गरजना, बरस चलना, बम फटने आदि से उत्पन्न ध्वनियों के अर्थ नहीं होते हैं। तो बच्चों, जो बादल गरजते हैं उनके कोई भी उस ध्वनि का कोई भी अर्थ नहीं होता, बस चलने का भी कोई भी अर्थ नहीं होता, और बम फटने की जो ध्वनि होती है उसका भी कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, उत्पन्न ध्वनियों के अर्थ नहीं होते हैं। ठीक है, उनके क्या उत्पन्न ध्वनियों के अर्थ नहीं होते। भाषा के अंतर्गत हम सार्थक ध्वनियों पर विचार करते हैं। व्याकरण में ध्वनि का अर्थ वर्ण होता है। हमारा जो व्याकरण है उसमें ध्वनि का अर्थ वर्ण होता है। ठीक है, वर्ण होता है। जैसे ऋचा पुस्तक पढ़ती है, यहाँ पे उदाहरण है बच्चों, ऋचा पुस्तक पढ़ती है, पिक्चर में आप देख पा रहे हैं। आगे देखेंगे, भाषा की वह मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाता है। ठीक है, जो भी हमारी जो भाषा की वह मूल ध्वनि, जो भी हमारी भाषा की ध्वनियां होती हैं उनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए वह वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित को अच्छे से देखिए। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं बच्चों। उपरोक्त रवि, आम, खाता और हैं शब्दों को टुकड़े करके निम्नलिखित प्रकार से लिखा जा सकता है। आप देखिए, ये जो शब्द दिए हुए हैं इनके टुकड़े हो सकते हैं। ठीक है, इनके टुकड़े होकर इन्हें विच्छेद किया गया है। ठीक है, आइए हम देखते हैं इनमें कितनी ध्वनियां निकल रही हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों रवि। यहाँ रवि दिया गया है। रवि को विच्छेद हम किस तरह से करेंगे बच्चों? रे जमा आ जमा वे हलन जमा ई। तो बच्चों यहाँ पर 4 ध्वनियां निकली हैं। र जमा आ जमा वे जमा ई। तो यहाँ 4 ध्वनियां हैं और 4 ध्वनियों को मिलकर ही रवि बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे बच्चों हम आम। आम को हम किस तरह से, कितनी ध्वनियां निकलेंगी, कितने टुकड़े कर सकते हैं हम आम के? आ जमा मा हलंत जमा आ। ठीक है, यहाँ पर 3 ध्वनियां हुई हैं। ठीक है, 3 टुकड़े हुए हैं। क्लियर है? आगे देखेंगे खाता। खाते को हम किस तरह से टुकड़े करेंगे? खा हलन जमा आ जमा ता हलन जमा आ। तो यहाँ पर भी हमारी 4 ध्वनियां निकलती हैं और यहाँ जो हमारा खाता है उसके 4 टुकड़े हो रहे हैं। क्लियर है? अब यहाँ देखेंगे बच्चों है। अब है हमारे कितने टुकड़े हुए हैं है के? अब देखने में है लग रहा है जैसे इसके कोई टुकड़े नहीं हो सकते, लेकिन कितने टुकड़े हो रहे हैं? 2 टुकड़े हो रहे हैं। अब वो टुकड़े कैसे हो रहे हैं? आ जमा मा हलंत है। ठीक है, और यहाँ पर आ, तो आ बन रहा है आ जमा मा से, तो बन रहा है आ, और आ में 2 ध्वनियां आ रही हैं। ठीक है, 2 टुकड़े हो रहे हैं। क्लियर है बच्चों? आप यहाँ जो आ दे रखा है वो दोनों को मिलाकर आ बना हुआ है, तो आप इस पर ध्यान नहीं देंगे। ओके, क्लियर है बच्चों? अगर इन टुकड़ों के हम पुनः टुकड़े करने चाहें, अगर ये जो हमने इनके टुकड़े किए हैं शब्दों के, और अगर इनको भी हम टुकड़े करने चाहें बच्चों, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इन टुकड़ों के और टुकड़े नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये मूल ध्वनियां हैं, क्योंकि ये मूल ध्वनियां हैं, सबसे छोटी इकाई हैं। ठीक है, इन्हें ही वर्ण या अक्षर कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? इन्हें ही वर्ण या अक्षर कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए परिभाषा। वर्ण मतलब लेटर, एक छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। जैसे अ,
का, हलंत खा, हलंत गा आदि। ठीक है। वर्णमाला, किसी भाषा में प्रयुक्त वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब हम हिंदी वर्णमाला देखेंगे। अब हम हिंदी की वर्णमाला देखेंगे। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। इसे 2 भागों में बांटा गया है। 52 वर्ण होते हैं और 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से में बच्चों? स्वर और व्यंजन। ठीक है, वॉवेल्स ऑन। सबसे पहले हम वॉवेल्स देखेंगे, स्वर देखेंगे। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। उनकी संख्या 11 है। ये निम्नलिखित है। अब 11 हमारे जो स्वर हैं कौन कौन से हैं बच्चों? ए, आ, ई। यहाँ पर बच्चों ये गलत दिया हुआ है। यहाँ छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ। ठीक है, यहाँ पर हमारे 11 स्वर हैं। क्लियर है बच्चों? ये हमारे स्वर हैं। स्वर के भेद। ठीक है, अब हम स्वर के भेद पढ़ेंगे। स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? आइए एक बार अच्छे से हम इन्हें भी पढ़ लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, ए, ई, उ, री ह्रस्व स्वर में आते हैं बच्चों। अब हमारे दूसरा जो हमारा जो स्वर है, 3 भेद हैं। अब एक भेद हमारा कौन सा है? ह्रस्व स्वर। और दूसरा भेद कौन सा है? दीर्घ स्वर। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे ए, आई, ओ दीर्घ स्वर है। ओके, अब हमारा तीसरा जो हमारा भेद है वो कौन सा है? प्लुत स्वर। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में लगभग 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर प्रकट करने के लिए स्वर के आगे ओम का चिन्ह अंकित कर देते हैं। जैसे ओम। ठीक है, जैसे ओम। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से भी 3 गुना ज्यादा समय लग रहा है बोलने में। ठीक है, तो वो हमारे कौन से स्वर हैं? प्लुत स्वर। ठीक है, आगे देखेंगे स्वरों की मात्राएं। स्वरों को जब व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाता है तब इनके चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं चिन्हों को मात्राएं कहते हैं। स्वरों की मात्राओं को प्रकट करने के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं वे नीचे तालिका में दिए गए हैं। ए को छोड़कर शेष सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। बच्चों, जो हमारा ए होता है उसको छोड़कर बाकी सभी की मात्राएं होती हैं। क्लियर है? आगे देखेंगे, जैसे का, हलंत आ। तो का, तो हमारा जो ये व्यंजन होता है का, वो बिना हमारे स्वर के नहीं बन सकता। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे का, हलन जमा आ, तो बराबर हमारा का। ठीक है, हमारी यहाँ आ की मात्रा आ रही है। का, हलन जमा ई, तो यहाँ हमारी ई की मात्रा आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपने स्वर देखेंगे और स्वर के साथ हमारी मात्राएं और मात्राओं के साथ हमारा प्रयोग। ठीक है, किस तरह से? आइए तालिका के माध्यम से जानते हैं। स्वर है हमारा आ और ए की, स्वर है हमारा ए और ए की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए हम इसे छोड़ देंगे। अब आगे बढ़ेंगे। आ की हमारी मात्रा है इस तरह से आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ। ठीक है, अब यहाँ हम इसे प्रयोग कैसे करेंगे? का, कै, का, की, कू, रे, के, कै, को। ठीक है, अब यहाँ पर हम व्यंजन देखेंगे बच्चों।
जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता की जरूरत पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 39 है जो निम्नलिखित है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे वर्ग दे रखे हैं कि हमारा कै वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, तै वर्ग है और पै वर्ग है। क्लियर है बच्चों? और ये हमारे स्पर्श व्यंजन में आते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क वर्ग में आएगा क, ख, ग, घ, ड। ठीक है, च वर्ग में आएगा च, छ, ज, झ, य। ठीक है, ट वर्ग में आएगा ट, ठ, ड, ड़, अण। ठीक है, त वर्ग में आएगा त, थ, द, ध, न। पै वर्ग में आएगा बच्चों प, फ, व, भ, म। ठीक है, ये हमारे सभी स्पर्श व्यंजन है। अब हमारे अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। ठीक है, ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह। ठीक है, संयुक्त व्यंजन छ, त्र, य, श्र। अतिरिक्त व्यंजन ड, ण। ठीक है, हमारा ये बिंदु लगने से बदल रहा है। ठीक है, व्यंजन के भेद। अब हम व्यंजनों के भेद देखेंगे। व्यंजन को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से में? स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, आगे देखेंगे। ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और नव विकसित अतिरिक्त व्यंजन। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे स्पर्श व्यंजन। क से लेकर मैं तक के 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनके उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है, इसी कारण इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं या कहा जाता है। क्लियर है? आगे देखेंगे अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, य, र, ल, व वर्ण अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच का होता है, अतः इन्हें अतःस्थ व्यंजन कहते हैं या कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? आगे है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन में श, स, ह वर्ण ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनके उच्चारण के समय मुख से गर्म वायु निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। क्लियर है? आगे है संयुक्त व्यंजन छ, त्र, श वर्ण संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ये दो वर्णों के से मिलकर बने हैं, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इसलिए इन्हें बच्चों संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। यहाँ ये ऊष्म व्यंजन यहाँ है, ये गलत दे रखा है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। क्लियर है? आगे है छ, हलन, जबा, का। ठीक है, हमारा जो छ होगा वो किस तरह से बनेगा? का, हलन, जमा, शा, हलन, तो छ बनेगा। और हमारा जो त्र होगा वो किस तरह से बनेगा? किस तरह से? ता, हलन, जमा, रा, तो क्या बनेगा? ये त्रा बन जाएगा। ठीक है, अब हमारा ज्ञ कैसे बनेगा? ज्ञ, ज, जमा, या, तो ज्ञ हो जाएगा। ठीक है, शा कैसे बनेगा? हमारा शा बनेगा हमारा स, जमा, रा, हलंत लगा हुआ रहेगा बच्चों। नव विकसित अतिरिक्त व्यंजन। ठीक है, ड और ड़ दो ऐसे व्यंजन हैं जो क्रमश ड और ड़ से विकसित हुए हैं। द्वित व्यंजन। ठीक है, अब हम द्वित व्यंजन के बारे में बात करेंगे। जो व्यंजन दो समान व्यंजनों के संयोग से बनते हैं वे द्वित व्यंजन कहलाते हैं। जैसे अब यहाँ पर दिए गए हैं बच्चों उदाहरण इनके। का, हलन, जमा, का, तो कक हो जाएगा। अब ये दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं ना, तो आधा क और फिर क, पूरा क, तो ठीक है। और इसका जब हम प्रयोग करेंगे तो किस तरह से करेंगे? चक्कर, शक्कर। ठीक है, चक्कर और शक्कर। ठीक है, ल, जमा, ल। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा लल। तो हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे?
शब्द कैसे बनाएंगे हम वाक्य से? बल्ला, तल्लील, तल्लीन बनेगा और बल्ला। ठीक है। विशेष, अब यहाँ पर हम विशेष देखेंगे। सभी व्यंजनों वर्णों में अ स्वर मिला रहता है, इसलिए जब केवल व्यंजन वर्ण लिखना होता है तो उसके नीचे हलंत। अगर यहाँ पर हमें केवल व्यंजन लिखना है तो हम क्या लगाएंगे बच्चों? हलंत लगाएंगे। और अगर हमें व्यंजन के साथ स्वर लिखना है तो तब हमें हलंत नहीं लगाना होगा। ठीक है। जैसे अब यहाँ पर आप देखेंगे, उदाहरण है का हलंत है तो आधा क है, यहाँ पर हलंत की नहीं पड़ी है जरूरत। ठीक है। यहाँ देखिए प हलंत है तो इसलिए यहाँ आधा प है, व हलंत है तो यहाँ आधा व है, आदि। ये इसके उदाहरण है बच्चों। ठीक है। अब बात करेंगे हम अयोगवाह की। ठीक है। अयोगवाह कौन से होते हैं? अंग और आह, दो ऐसी ध्वनियां हैं जो न स्वर मानी जाती हैं न ही व्यंजन। बच्चों, जो अयोगवाह होते हैं हमारे, वो न स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। ठीक है। वो अलग ध्वनियां होती हैं, न व्यंजन होते हैं। ठीक है। इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। इनका प्रयोग 3 प्रकार से किया जाता है। इनका जो प्रयोग है वो 3 प्रकार से किया जाता है। किस किस तरह से? अनुस्वार से, अनुस्वार में अंग आएगा, अनुशासिक में चंद्र बिंदु आएगी और विसर्ग में 2 बिंदु आएंगी। क्लियर है? सबसे पहले अनुस्वार देखेंगे। अनुस्वार अंग का प्रयोग अनुस्वार के रूप में किया जाता है। इसका निर्धारित चिन्ह अंग की बिंदी होता है। जैसे नंदन, ठीक है, नंदन में हमारी अंग की बिंदी लग रही है। गुंजन, गुंजन में हमारी अंक की बिंदी लग रही है। अलंकार, अलंकार में भी हमारी अंक की बिंदी लग रही है। यहाँ अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है। वर्गों के सभी पंचम वर्ण ड़, ज, ण, न, मैं, सभी में हलंत लगाकर का प्रयोग भी अनुस्वार के रूप में होता है। क्लियर है बच्चों? आगे देखेंगे अनुशासिक। इसका निर्धारित चिन्ह चंद्र बिंदु है। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। जैसे चांद, आंख और पूंछ आदि में यहाँ पर हमने चंद्र बिंदु का यूज किया है, प्रयोग किया है। ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों विसर्ग की। ठीक है। उच्चारण के समय इसकी ध्वनि है के रूप में निकलती है। इसका निर्धारित चिन्ह विसर्ग बिंदु है। जैसे नमः, दुख, प्रातः, तो है आ रहा है उच्चारण करते टाइम। उच्चारण करते समय हमें है की ध्वनि बाद में सुनाई दे रही है। अगर हम बोलेंगे नमः तो है आ रहा है, ध्वनि में हमारी है निकल के आ रहा है। और अगर हम बोलते हैं प्रातः तो प्रातः में भी हमारा क्या निकल के आ रहा है की ध्वनि आ रही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम वर्णों के उच्चारण स्थान देखेंगे बच्चों। ठीक है। वर्णों के उच्चारण स्थान की हमारे जो वर्ण हैं वो कौन से स्थान पर आते हैं और वर्ण का नाम क्या है। क्लियर है? देखेंगे। अ, क हलंत ख, ग हलंत घ हलंत ड हलंत है हलंत, ये सभी विसर्ग हैं और उच्चारण स्थान है कंठ और वर्ण का नाम है कंठीय। ठीक है। आगे देखेंगे। छोटी ई, बड़ी ई, च हलंत, छ हलंत, जय हलंत, झ हलंत, ये हलंत और श हलंत तालु है। इनका स्थान तालु है और ये वर्ण का नाम तालव्य है। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। री, ट हलंत, ठ हलंत, ड हलंत, ड़ हलंत, अड़ हलंत, र हलंत, श हलंत, तो इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा और इनका वर्ण है, जो वर्ण का नाम है मूर्धन्य। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। त हलंत, थ हलंत, द हलंत, ध हलंत और न हलंत और ल हलंत और श हलंत। ठीक है। इनका उच्चारण स्थान है दंत और इन्हें वर्ण का नाम होगा दंतीय। ठीक है। दंतीय। आगे बढ़ते हैं। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, प हलंत, फ हलंत, व हलंत, भ हलंत और मैं हलंत,
इनका जो उच्चारण स्थान है वो है ओष्ठ और इनका वर्ण का नाम होगा बच्चों ओष्ठ्य। क्लियर है? आगे देखते हैं। डे हलंत, ये हलंत और ऋणे हलंत और ने हलंत और मैं हलंत। इनका उच्चारण स्थान है नासिका और इन्हें हम वर्ण का नाम देंगे नासिक्य। क्लियर है? ए आए, ठीक है। और इनका जो स्थान होगा उच्चारण का वो होगा कंठ तालु और वर्ण का नाम होगा कंठ तालव्य। क्लियर है? ओ ओ, इनका होगा स्थान कंठ ओष्ठ, कंठोष्ठ, ठीक है। और इनका जो वर्ण का नाम होगा कंठोष्ठीय। वे हलंत, अब हमारे वे हलंत का जो उच्चारण स्थान होगा वो होगा दंत ओष्ठ, तो हम इसका जो वर्ण का नाम देंगे वो देंगे दंतोष्ठीय। ठीक है। याद रखने योग्य बातें, यहाँ पर कुछ याद रखने योग्य बातें हैं, उन्हें बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है। सबसे पहले है वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि होती है जिसके और खंड नहीं किए जा सकते हैं। क्लियर है? जो हमारा वर्ण है वो सबसे छोटी ध्वनि है, उसके और खंड, उसे और तोड़ा नहीं जा सकता है। सेकंड है हमारा वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। जो हमारे वर्णों का क्रमबद्ध समूह होता है, ठीक है, वो हमारी क्या वर्णमाला कहलाती है। ठीक है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। मैंने आपको पाठ में अच्छे से पढ़ाया है। आई होप आपने चैप्टर को अच्छे से समझा होगा और एंजॉय किया होगा। सो बच्चों, ये आपका जो पाठ है यही खत्म होता है। मिलती हूँ मैं आपसे अगले पाठ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।